अंधेरी पश्चिम विधानसभा में जागर मुंबईचा भव्य आयोजन। जाहिर सभा के दौरान हजारों की संख्या में पहुंची जनता। जी आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जागर मुंबईचा जाहिर सभा में उमड़ा जन सैलाब। अंधेरी पश्चिम विधानसभा में जहां मौजूद रहे भाजपा आमदार और भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, आमदार अतुल भातखलकर, आमदार अमित साटम ने जनता के समक्ष रखा बीएमसी में हुई भ्रष्टाचार की कहानी। एक एक कर बीजेपी नेताओं ने विरोधियों की पोल खोली। कहा, चुनाव में जीतने के लिए ऐसी राजनीति इनको शोभा नहीं देती। आगामी मनपा चुनाव में जनता इनको इनकी औकात जरूर बताएगी। उमापति महादेव की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हे मंडल शहा, विधानसभा शहा हे करण्यात आलेले आहे। सुमारे 6 महिन्यापूर्वी संपूर्ण मुंबई शहरामध्ये आपण वॉर्ड शहा पोल खोल सभांचे आयोजन केले होते। त्यावेळेचं वातावरण हे वेगळं होतं आणि आजचं वातावरण हे थोडं वेगळं आहे। आज थोड़ी बहुत खुली हवा में आज हम सांस ले पा रहे हैं और तभी महाराष्ट्र में अराजकता की परिस्थिति निर्माण हुई थी और उस अराजकता की परिस्थिति के खिलाफ मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने करीबन 175 से ज्यादा पोल खोल सभाएं पूरे मुंबई शहर में आयोजित की थी। और ये पोल खोल सभाओं का आयोजन इस प्रकार से हुआ की मुंबई भारतीय जनता पार्टीने आयोजित केलेल्या पोल खोल सभांचं आयोजन संपताच 1 महिन्यातच या महावसुली आघाडी सरकारचा जो ढाचा आहे तो ढाचा उद्ध्वस्त झाला आणि 15 मे 2022 ला नेस्को मध्ये ज्या वेळेला संमेलन झालं होतं त्या ठिकाणी आपले उपमुख्यमंत्री आणि आपले नेते देवेंद्र फडणवीस जी यांनी घोषणा केली होती की या महावसुली आघाडी सरकारचा ढाचा मी खाली ओढल्याशिवाय राहणार नाही आणि 15 मे ला ती घोषणा केली होती आणि 30 जूनला या महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेचं सरकार हे स्थापन झालं। गेली 2.5 वर्ष 3 वर्ष ही फार कठीणतेमध्ये काढलेली ही 3 वर्ष होती। एका बाजूला गेल्या 102 वर्षामध्ये मानवतेच्या समोर आलेलं सगळ्यात मोठं संकट म्हणजे कोविडचं संकट होतं आणि दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रामध्ये अराजकता पसरवणारं महावसुली आघाडी सरकारचं हे संकट या महाराष्ट्रावरती होतं। आपण सर्वांनी गेल्या 2.5-3 वर्षामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती आपण सर्वांनी संघर्ष केला। आपण रस्त्यावरती उतरलो, आपण तोफा डागल्या, आपण आघात केले, आपण पोलखोल केलं आणि या देशामध्ये स्वातंत्र्यानंतरचा झालेला सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये 3 लाख कोटीचा भ्रष्टाचार हा मुंबई, महाराष्ट्र आणि हिंदुस्थानच्या जनतेच्या समोर आपण आणला। त्या कोविडच्या काळामध्ये ज्या वेळेला 2-2 हजाराच्या रेमडेसिवीर साठी जनता वण फिरत होती त्यावेळेला हे 2-2 कोटी रुपयांची बक्षीस एकमेकांना देत होते, घड्याळ एकमेकांना देत होते। ही जनता त्रस्त होती, नोकरी धंदे बंद होते, परंतु यांची वसुली मात्र सुरू होती। त्या गेल्या 2.5-3 वर्षामध्ये या मुंबईच्या पोलिसांची सुद्धा एक वेगळ्या प्रकारची प्रतिमा ही मलिन करण्याचं काम हे महावसुली आघाडी सरकारच्या माध्यमातून झालं। कोविडचा भ्रष्टाचार असेल, यांनी काहीच नाही सोडलं, थर्मोमीटर नाही सोडले, ऑक्सिमीटर नाही सोडले, पीपी किट नाही सोडली, बॉडी बॅग्सही सोडल्या नाहीत। कोविड केअर सेंटर तर एकही पेशंट ऍडमिट न करता अनेक कोविड केअर सेंटर्स ही बंद करण्यात आली।
बिल्डरांना कोविड केअर सेंटर उभारण्याची कॉन्ट्रॅक्ट दिली. जो बिल्डिंग बांधतो तो कोविड केअर सेंटर उभारणार. आणि त्यावेळेला एपिडेमिक ऍक्ट लागू होता. डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या ऍक्टचा गैरवापर करून पाहिजे मना येईल त्याला काम दिलं, मना येईल त्याला कॉन्ट्रॅक्ट दिलं. आणि त्याच्या 6 महिन्याच्या नंतर स्टँडिंग कमिटीच्या मीटिंग मध्ये ते सगळे कॉन्ट्रॅक्ट पारित करण्यात आले. म्हणजे आधी कामं दिली, पेमेंट झाली आणि नंतर स्टँडिंग कमिटीचं त्या ठिकाणी अप्रुव्हल हे घेण्यात आलं. आणि पहिलं ते 2020 मध्ये पालघरचा विषय झाला, त्याच्यानंतर सुशांत सिंग राजपूतचा विषय झाला, त्याच्यानंतर अर्णब गोस्वामीचा विषय झाला, कंगना रनौतचा विषय असेल, आणि त्याच्यानंतर तर खूप मोठं कांड म्हणजे वासे कांड. 100 कोटी रुपयाची वसुली. एवढे बार्स आणि रेस्टॉरंट्स आहेत, प्रत्येकाकडनं 1.5 लाख 2 लाख असे महिन्याला जमा करा, 100 कोटी रुपये मला वसूल करून द्या. आणि त्यामुळे अशा प्रकारचा मनसुख हिरनचा मर्डर झाला. म्हणजे पोलिसच किडनॅप करतात, पोलिसच मर्डर करतात. अशा प्रकारची स्थिती या महाराष्ट्राने तर सोडा, या देशाने अशा प्रकारची स्थिती कधीही बघितली नव्हती. असं कधीच झालं नाही. आणि त्यामुळे शहीद अशोक कामटे, शहीद हेमंत करकरे, शहीद विजय साळसकर या शहीदांच्या मुंबई पोलिसांना या महावसुली आघाडी सरकारने सचिन वाझेची मुंबई पोलीस करून टाकली. सचिन वाझेची, हे यांचं कर्तृत्व. आणि अशा प्रकारे पूर्णपणे अराजकतेचं वातावरण हे महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेलं होतं. गेल्या 25 वर्षातली मुंबईच्या महानगरपालिकेची कहाणी तर वेगळीच आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर आहे आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहरामध्ये, मुंबई शहरामध्ये आपल्याला चालायला किंवा गाडी चालवायला चांगले साधे रस्ते नाहीत. बाकीचे विषय सोडून द्या. स्वच्छ भारत मध्ये मुंबई शहर पहिल्या टॉप 5 मध्ये काय येत नाही, तर त्याचं कारण हे आहे, कारण आपण आपल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावत नाही. आणि कचऱ्याची विल्हेवाट न लावल्यामुळे त्या कचऱ्याच्या विषयामध्ये जे पॉइंट्स असतात ते पॉइंट्स आपल्याला शहराला मिळत नाहीत. आणि ते न मिळाल्यामुळे आपण पहिल्या 5 मध्ये येत नाही. पण ती कशी लावणार? कचऱ्याची विल्हेवाट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लावायला पाहिजे होता, पण ह्यांच्याकडे विजनच नाही ना. ह्यांची विजन ही फक्त नाक्यावरती टपऱ्या बसवणं आणि 1+1 पैसे खाणं आणि मुंबईच्या स्टँडिंग कमिटीमध्ये दर आठवड्याचा हिशोब 5% घेणं, इथपर्यंत फक्त ह्यांची ही विजन जी आहे ती सीमित आहे. आणि त्यामुळे आपल्याकडे चांगले रस्ते नाहीत, मुंबईचं पाणी तुंबायचं काही थांबत नाही. आणि अशा अनेक प्रकारचे मेट्रो, मुंबई शहरामध्ये मोबिलिटी आणि हाऊसिंग हे सगळ्यात मोठे 2 मुद्दे आहेत. आणि मी तुम्हाला सांगतो, या दोन्ही मुद्द्यांमध्ये आपलं ज्या वेळेला 5 वर्षामध्ये 2014 ते 2019 मध्ये सरकार होतं, ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक काम देवेंद्रजींच्या माध्यमातून त्या 5 वर्षामध्ये झालं. स्लमचा कायदा की 2011 पर्यंत जितक्या लोकांचे डॉक्युमेंट्स आहेत त्या सर्व लोकांना घर प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत देण्याचा कायदा हा महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये पारित झाला. आणि तो कायदा पारित झाला आणि आपल्याच विधानसभा क्षेत्रामध्ये एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या जमिनीवर असलेल्या सुमारे 8,000 झोपडपट्टी वासियांचा बायोमेट्रिक सर्वे पण आपण करून घेतला. मला असं वाटतं की SRAच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा असा सर्वे झाला असेल जो सर्वे इज गव्हर्नमेंट ड्रिवन, नॉट बिल्डर ड्रिवन. खरा तर सर्वे हा डेप्युटी कलेक्टर करतो, पण डेप्युटी कुठलाही बिल्डर एका वस्तीमध्ये घुसल्यानंतर तो जो बिल्डर असतो तो ती अख्खी प्रोसेस आणि यंत्रणा ड्राईव्ह करतो, अधिकाऱ्यांना मॅनेज करतो आणि त्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांची टीम पाठवतो आणि बायोमेट्रिक सर्वे करून घेतो. परंतु मी धन्यवाद देतो नेहरू नगर, इंदिरानगर, शिवाजीनगरच्या नागरिकांचे. त्यावेळेला मी सभेमध्ये सांगितलं होतं की लक्ष्मी तुमच्या दरवाजावरती येत आहे, दरवाजा बंद करू नका. आणि तुम्ही सर्वांनी साथ दिली आणि 8,000 घरांचा बायोमेट्रिक सर्वे
हा आपण करून घेतला. आता मान्य देवेंद्रजींनी ज्योतिरादित्य सिंधिया जे आपले सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर आहेत त्यांना पत्र दिलंय की आमचा सर्वे झाला, आता एनेक्सर 2 तयार करण्याची एनओसी आम्हाला द्या. आणि त्यामुळे असं ऐतिहासिक काम हे आपण केलं. 1999 ते 2014 मुंबई शहरामध्ये एक मेट्रो बनली. अंधे वर्सोवा ते घाटकोपर एक मेट्रो. त्या 5 वर्षामध्ये देवेंद्रजींनी 256 किलोमीटरच्या मेट्रोचं काम सुरू केलं. आणि यांचं सरकार आल्यानंतर ते काम कसं बंद पडलं होतं. आणि गेल्या 4 महिन्यामध्ये आता तुम्ही बघताय की कसे धडाधड सगळे पिलर उभे राहत आहेत. त्या पिलर वरती सगळं आता ते वरचा स्लॅब पण येतोय. अंधेरी ईस्ट ते दहिसर ईस्ट ची मेट्रो पूर्णपणे पुढच्या 3 महिन्यात धावायला लागेल. आणि मी तुम्हाला सांगतो की 2026 मध्ये 2026 पर्यंत मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजनची 256 किलोमीटरची मेट्रो असेल, कोस्टल रोड असेल, वर्ली ट्रान्सहार्बर लिंक असेल, नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट असेल, या सगळ्या गोष्टी या सुरू झालेल्या असतील. आणि ज्या वेळेला आम मुंबईकर नागरिक को लुभाकर झूठे वादे कर कर जिन्होंने ये सत्ता में आने का प्रयास हमेशा किया और जिन्होंने आम मुंबईकर की हजारों लाखों करोड़ों की लूट की, उनको ये ध्यान में आया कि इस बार तो मुंबईकर जनता अपने बड़े बड़े वादों को लुभाकर अपने को वोट देने की संभावना कम है. आपने क्या कहा अमित जी? यांचे पत्त्यांचे बंगले हे आता पडायला आले. आपण थोडी चूक केली. पत्त्याचे बंगले तर तुमचे आणि माझे असतात. यांचे बंगले हे पैशाचे बंगले आहेत. अभी ये पैसे का बंगला ये खत्म होगा. इसके लिए इन्होंने मुंबईकर जनता के बीच में दरार पैदा करने का प्रयास करने को प्रारंभ किया. और क्या क्या बात कर रहे हैं. अभी मैं यहां देख रहा था, सभा का प्रारंभ हुआ था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जय जयकार की घोषणा दी, तो उसको प्रतिसाद देते हुए अमित साटम जी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय जयकार की घोषणा की. लेकिन मुझे इस बात का दर्द है कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के आराध्य दैवत है, उस छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लेकर आप इस महाराष्ट्र में एक राजनीति करने का घिनौना प्रयास कर रहे हैं. और वो भी किसके साथ बैठकर? छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में महाराष्ट्र के जनता को आप पाठ पढ़ा रहे. कौन वो व्यक्ति था जिसने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये ग्रंथ में छत्रपति शिवाजी महाराज हे वाट चुकलेले देशभक्त आहेत, मिसगाइडेड पैट्रियट है, ये लिखने वाला व्यक्ति का नाम था कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. इस कांग्रेस के साथ आप बैठकर हमको छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बता रहे. जिस महाविकास आघाड़ी सरकार का जिक्र किया, इसी महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में अमरावती शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा जो लगाई गई थी, उसको निकालने का काम किसी ने किया होगा तो वो उद्धव ठाकरे जी के और कांग्रेस के सरकार ने किया था. कर्नाटक के एक राज्य में, एक जिला में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा लगाई थी. वहां के कांग्रेस आमदार ने, विधायक ने वो प्रतिमा निकालने का काम किया था.
यही संजय राउत है। जब उदयन राजे भोसले जी ने कुछ उनकी आलोचना की और जब लोगों ने उनको कहा की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांनी तुमच्यावर टीका केली है, तो यही संजय राउत थे। उन्होंने पूछा था, उदयन राजे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वंशज है, इसके क्या सबूत है? अरे संजय राउत, तुम राउत है, इसका सबूत दिखाओ। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वंशजों को आप सबूत पूछो। आपने बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान किया, उनके विचारों पर चलने का काम आपने सत्ता के मोह में आकर छोड़ दिया। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के विचारों के ऊपर चलने का काम किसी ने किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ जी शिंदे जी कर रहे हैं। और आप हमको ये बता रहे, मुझे वो दिन आज भी याद है, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के उद्घाटन करने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज हेडलाइन करके छपवाई थी, कि क्या छपवाई थी? मोदी जी ये कहे, जब जब काशी विश्वनाथ का मंदिर भ्रष्ट करने वाला औरंगजेब इस देश में पैदा होगा, उस समय उसको परास्त करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ये भारत के भूमि में पैदा होंगे। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा। भारत माता की, जरा दोन हात वर करून एकदम जोरदार, भारत माता की, वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। महानगर पालिका में उनका राज है। उन्होंने 22 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया और सामना न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गया, घोषणा कर दी, कार्यक्रम कर दिया। मेरी बात गहराई से सुनिए, हम किसी धर्म के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हो नहीं सकती। भाषावाद, प्रांतवाद, धर्मवाद, ये झगड़ा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हम तो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलने वाले मोदी जी के कार्यकर्ता है और इसके लिए सभी समाज को साथ में लेकर, ये मैदान का नाम भी प्रगति मैदान है, प्रगति की ओर बढ़े, इस प्रकार का कार्यक्रम करने वाले लोग हैं। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तब हम इस बात को भी स्पष्ट करना चाहते हैं, हमारा ये भी कार्यक्रम है, जस्टिस टू ऑल, जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट ऑफ नन, न्याय सभी को, लेकिन तुष्टीकरण और अपीसमेंट किसी का भी नहीं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत मानने वाले लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर भारत का प्रगति और विकास करना, ये मोदी जी ने सपना देखा है। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई महापालिका में जब अपना पराभव होता दिखा दिया, तब धर्म और भाषा के बीच का नया अलगाववाद पैदा करना शुरू कर दिया। 22 अक्टूबर को सामना में उन्होंने ये बात कही कि अब उद्धव जी की शिवसेना को मराठी और मुस्लिम का समर्थन। अरे दोनों भी भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं और दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं सोच रहा था, ये मराठी मुस्लिम नया कॉम्बिनेशन लेकर अचानक उद्धव ठाकरे जी क्यों आगे बढ़ रहे हैं? इस देश के विकास में मराठी भी उतना ही काम करता है जितना मेरा देशभक्त मुस्लिम भाई मेरे साथ रहता है। लेकिन चुनाव के गणित को जीतने के लिए जब हमने क्या किया ये कहने के लिए कुछ बचता नहीं, तब जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं।
उद्धव जी ने वोट मांगने थे तो हमारा आह्वान था, वोट मांगते। हमने कितने मैदान किए उस पर वोट मांगते, हमने कितने गार्डन किए उस पर वोट मांगते, हमने कितने स्कूल किए उस पर वोट मांगते, हमने कितनी हॉस्पिटल्स किए उस पर वोट मांगते, हमने कितना ब्यूटिफिकेशन किया उस पर वोट मांगते, हमने कितने स्कूलों में कंप्यूटराइजेशन किया उस पर वोट मांगते। लेकिन उद्धव जी की शिवसेना इस पर वोट मांगने के लिए तैयार नहीं। वजह आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि 25 सालों में ये इसमें से उन्होंने कुछ नहीं किया। हर टेंडर में टक्का और पैसा लेने का काम किया, और अब जब चुनाव सामने आया तो वोट किस बात पर मांगेंगे? तब मराठी भाइयों को फंसाना और मुस्लिम भाई बहनों को एक तरीके से झूठ बोलना, इस आधार पर वोट मांगा जा रहा है। मराठी मुस्लिम कोकणात पण आहेत अमित, तुमच्या माझ्या कोकणात मराठी मुस्लिम देशमुख, सावंत, पवार या नावाने आहेत, पण त्या आमच्या कोकणातल्या मराठी मुस्लिम बांधवांनी मराठीती बोलतात, ग्रामदेवतेलाही जातात, गावच्या जत्रेलाही जातात, ते स्वतःची वेगळी ओळख कधी मागतच नाही। हमारे मराठी मुस्लिम भाइयों ने अलग पहचान कभी मांगी नहीं। इस मिट्टी से प्रेम कर कर इस मिट्टी के साथ अपनी भाषा बोलते रहे। जब हमारे मराठी मुस्लिम भाई अलग पहचान नहीं मांगते तो उद्धव जी आप अलगाव की बात क्यों कर रहे हो? ये मराठी मुस्लिम की बात अलग तरीके से क्यों कर रहे हो? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ये तुष्टीकरण हो रहा है। मराठी को फंसाना, मुस्लिम भाई बहनों को बहकाना, ये दोनों बात उद्धव जी सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं, ये आपके सामने बताना आवश्यक है, और उस बात को लेकर हम आए। आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई मराठी मुस्लिम कहा तो क्या गलत कहा? इसमें अलगाववाद, तुष्टीकरण, अपीसमेंट है, ये गलत बात है। 2.5 साल मुख्यमंत्री थे उद्धव जी। हमारे किसी भी मुस्लिम भाई बहन ने ये मांग नहीं की थी। कोविड का समय था, कोविड के समय के भ्रष्टाचार के सारे मुद्दे अतुल जी ने बताए। हम तो अपनी जान बचाने के लिए लगे थे, हमको कोविड न हुआ तो दवाई मिले, हमको हॉस्पिटल में बेड मिले, बेड के बाद अगर हम अच्छे हुए तो क्वारंटाइन में जगह मिले। अपनी तकलीफ तो जान बचाने की थी भाई साहब। उद्धव जी की चिंता थी, मुख्यमंत्री इस नाते आपकी मेरी जान बचाना इतने तक नहीं थी। ना किसी ने मांग की थी, ना किसी का विषय था। जब आप और मैं अपने जीवन और जीवन की चिंता कर रहे थे, तब उद्धव जी की शिवसेना यहां पर याकूब मेमन की कब्र सजाने का काम कर रही थी। कब्र सजाने। कौन याकूब मेमन? जो बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी। 12 जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद सैकड़ों लोगों की जान ली। निचले कोर्ट ने फांसी दी, हाई कोर्ट ने कंफर्म की, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूट करने के लिए कहा, उसको फांसी दी। उस आरोपी की कब्र को सजाने के लिए पैसा और समय उद्धव जी आपके पास था। क्यों? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए? आप में से कोई पूछ सकता है ये तो पुरानी बात है। उस पार्टी का अगला कार्यक्रम ये मराठी और मुस्लिम भाइयों को बहकाने के लिए किया, इसका पुरावा क्या है? अतुल जी, उद्धव जी के पास आजकल नई चांडाल चौकटी है। उसमें से एक को आज मैंने शुभकामनाएं दी। यूट्यूब चैनल खोल रहा है निखिल वागड़े और उसके सहकारी। एक हफ्ता नहीं हुआ, 22 अक्टूबर को यह न्यूज आने के बाद 7 दिन में निखिल वागड़े और उनके लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया। उद्धव ठाकरे जी को मुंबई महापालिका को जीतना है तो आसान तरीका निकल आया। मुंबई में 227 वार्ड, और 227 वार्ड में हर वार्ड में मराठी वोटर कितने, मुस्लिम वोटर कितने, मराठी प्लस मुस्लिम। उद्धव ठाकरे की जीत, 150 वार्ड में जीत।
काम के आधार पर नहीं, इस तरीके से भाषा और धर्म के आधार पर जीतने के लिए नया ये स्वार्थी फॉर्मूला निखिल वागड़े और एक संपादक का नाम नहीं लेता हूं अतुल जी में, इन लोगों ने शुरू कर दिया। यही तो प्रूफ है कि आगे का कार्यक्रम आप क्या करने वाले हो। बातें कितनी बताए। अरे इस मुंबई शहर में जब आपकी सरकार थी तो वोट पाने के लिए, और वो भी मेरे मुस्लिम भाई बहनों को बहकाने के लिए, आपके मन में जो सवाल था उस आधार पर वोट ना कभी मराठी का मिलेगा ना मुस्लिम का मिलेगा। मैं पूरे मुंबई में घूमता हुआ आया हूं, मैंने सबकी नजर में देखा है। तो वोट देना है तो नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम पर देना है, ये बात हर किसी के आंख में स्पष्ट है। और अमित जी, मुझे नहीं पता चलता मराठी मुस्लिम अगर चलता है उद्धव जी को, तो मराठी और गुजराती का विरोध क्यों है? गुजराती के खिलाफ भाषण क्यों करते हो? मराठी और जैन एक साथ चले उस बात से परे क्यों हो? मराठी और उत्तर भारतीय एक साथ काम करे तो उस उत्तर भारतीय के खिलाफ क्यों हो? मराठी और बिहारी एक साथ चले तो उस बिहारी के खिलाफ क्यों बोलते हो? मराठी और दक्षिण भारतीय एक साथ काम करे तो उस दक्षिण भारतीय के खिलाफ आंदोलन क्यों करते हो? आप हिंदुओं में भी बंटवारा करना चाह रहे हो, मुसलमानों को भी बहका रहे हो, मराठी को भी फंसा रहे हो। औरंगजेब का स्वप्न रहा है की आजच्या या महाराष्ट्रातल्या मातीतल्या मराठी माणसावर म्लेच्छांनी राज्य करावं, औरंगजेबाने राज्य करावं, हे औरंगजेबाचं स्वप्न होतं। औरंगजेबाचं स्वप्न पूर्ण होऊ न शकलं नाही, कारण तुमचा माझा बाप छत्रपती शिवाजी महाराज आजही आपल्यामध्ये प्रेरणेतना जिवंत आहे। औरंगजेबाचं राहिलेलं स्वप्न मराठी माणसांवर इतरांनी राज्य करावं, हे उद्धव ठाकरे आता पूर्ण करायला निघाले, केवळ मतांसाठी। और वोट की राजनीति कहां तक लेके जाती है? अरे सबको साथ लेने की बात करो। वोट की राजनीति आस्ते उद्धव जी को ये कार्यक्रम करने में प्रेरित कर रही है कि भगवान राम का मंदिर जब अयोध्या में बना, कोई दंगा नहीं हुआ, सैकड़ों साल दंगे चलते थे। ये पहले 7 सालों में ऐसा दिखाई पड़ा, ना हिंदू लड़ा ना मुसलमान लड़ा, जो हुआ वो कोर्ट में हुआ। दोनों ने अपनी दलील रखी और दोनों के दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने, 5 जज ना अतुल जी, 5 जजेस ने निर्णय दिया, और वो भी एक मत से दिया। राम मंदिर का काम शुरू हुआ, हिंदुस्तान में सभी हिंदुस्तानी खुश हुए। नाराज हुआ तो एक ही दल और एक ही पार्टी, वो थी शिवसेना और उद्धव जी। राम वर्गणी का भी विरोध किया, राम जन्मभूमि के जगह पर भी झगड़ा लगाया। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी थी उद्धव जी कि राम मंदिर का भी आप स्वागत नहीं कर सके? काशी विश्वेश्वर का मंदिर बना, गंगा मैया की कसम लेकर जीने का रास्ता चलने वाला हर हिंदुस्तानी उस बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में अपना चरणों में मस्तक रखता है। उस काशी विश्वेश्वर का मंदिर हुआ। मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में अतुल जी की एक लाइन का तो स्वागत, एक लाइन का, ये उद्धव जी करे, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। मेरे को अभी अमित साटम जी बता रहे हैं, सच है, 100 साल की परंपरा सार्वजनिक गणेशोत्सव की लोकमान्य टिळक जी ने शुरू की। 100 साल में पहली बार लालबाग का राजा नहीं बैठा। ये लालबाग का राजा क्यों नहीं बैठा? तो उन्होंने नहीं तय किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव जी ने कहा कि इस साल न करो, हम ये समझते भाई कम करो, ऊंचाई कम रखो, भीड़ मत करो, सार्वजनिक कार्यक्रम मत करो, गणपति मत करो। अरे जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने नहीं किया वो उद्धव जी ने करके दिखाया, और लालबाग का राजा का भी विरोध किया। उज्जैन में महाकाल का मंदिर बना,
उस उज्जैन के महाकाल के मंदिर का प्रांगण देखकर हर कोई खुश, एक ही नाराज। फिर मैंने देखा सामने में कुछ आ रहा है क्या? नहीं, काशी विश्वेश्वर का छोड़ो, उज्जैन के महाकाल का भी स्वागत नहीं किया। सितंबर में इस महीने में PA5 पर बयान हुआ, PA5 वर बयान झाला। कोण PA5? ज्यांचं देशाला सार्वभौमत्वाला ज्यांनी धोका दिलाय, सिरिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान मध्ये ज्यांचे लाखे बांधे आहेत, त्या PA5 ला अमित शाह नावाचा देशातला गृहमंत्री असा पैदा झाला, त्यांनी एका झटक्यामध्ये छापे टाकले। 106 लोक एका दिवशी आणि 227 लोक दुसऱ्या दिवशी अरेस्ट केलं। 5 वर्षाची PA5 वर बंदी घातली। PA5 का बंदीला सुद्धा उद्धवजी स्वागत करा। ये तो विपक्ष भी आरोप भाजपा पे लगाते हैं कि भाजपा ही नहीं, विपक्ष भाजपा पे आरोप लगाती है, लेकिन अभी उसमें कोई सच नहीं है, लोगों को मालूम है। लेकिन जो शिवसेना खुद को हिंदुत्ववादी कहती थी और आज भी कहते हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहकर अपना रवैया साफ जाहिर किया है। और इसके लिए हमारी चुनौती है कि रास्ते के ऊपर वो वोट मांगो। गड्ढे मुक्त रास्ते हमने दिए, हमने पानी पर्याप्त दिया, हमने मुंबई के कचरे की समस्या हल की, और इसके लिए वो कोई उनको बताने के लिए बात नहीं है। इसके लिए इस प्रकार की घिनौनी बात वो कर रहे हैं। अतुल जी, भाजपा 25 साल बीजेपी और शिवसेना, आप भी साथ में थे, तो ये भ्रष्टाचार कह रहे क्या? भारतीय जनता पार्टी तो एक बहुत माइनॉरिटी में उसमें थी। पहली बात तो कभी भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बना 30 साल में, सत्ता में थी, मेयर नहीं बना, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बना। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो एक छोटे दल के रूप में थी, और इसके लिए यदि उनको ऐसा लगता है और वो ये कहते हैं तो वो उसका हिसाब करे। तो कैग का ऑडिट हमने बोला है, तो उसको विरोध क्यों कर रहे हैं? वो उसको उन्होंने समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने समर्थन इसके लिए नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है कि उनके हाथ काले हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो इतना बड़ी लोगों की क्राउड देख पा रहे, क्या लगता है जनता भी इस BMC के देखो, मैं हर विधानसभा में जाकर भाषण कर रहा हूँ, जगह जगह पर जनता उमड़ कर ये सब सुनने के लिए आ रही है। साफ दिखता है कि मुंबई कर जनता के मन में बहुत बड़ा आक्रोश है। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद हमको गड्ढा मुक्त रास्ते नहीं मिलते। मेट्रो का काम जो चालू किया था वो उद्धव ठाकरे जी ने अहंकार के लिए, पुत्र प्रेम के कारण रुकवाया। 10,000 करोड़ का ज़्यादा खर्चा मुंबई कर जनता को अभी भुगतना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे लगता है कि मुंबई कर जनता को अभी इस बार बदलाव चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी और बाळासाहेबांची शिवसेना, ये दोनों दलों के आघाड़ी को भारी बहुमत से जिताएगी।